हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं पार्ट 7 बीएचयू बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर जो 2012 का है। वो पार्ट 7 में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 70 तक। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, फ्यूनारिया अटैच टू सबस्ट्रेटम थ्रू राइजोइड्स विच आर। फ्यूनारिया अगर आप याद कर पा रहे हो तो फ्यूनारिया जो है आपका ब्रायोफाइट्स का मेंबर है। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो फ्यूनारिया प्लांट है आपका, ये सबस्ट्रेटम पे जो है राइजोइड से अटैच रहता है। तो ये राइजोइड का कैरेक्टर पूछ रहा है, क्या होता है? ग्रीन होता है राइजोइड, ब्रांच थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, या अनब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं, या ब्रांच होते हैं, ये ऑब्लिक सेप्टा होता है वहाँ पे, या ब्रांच होते हैं विथ प्लेन सेप्टा। तो अगर आपने ब्रायोफाइटा में जो है फ्यूनारिया पढ़ा होगा तो, या अगर आप जो मेन टॉपिक है इसका डिफरेंस बिटवीन हेपेटोकॉप्सिडा, एंथोसीरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा में अगर आपको मेन अंतर पता है तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे लेते। फिर भी देखते हैं। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो सही होगा, ब्रांच। जो यहाँ पे फ्यूनेरिया होता है उसका राइजोइड जो होता है, यूनिक कैरेक्टर क्या है उसका, वो ब्रांच होता है और वहाँ पे ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने आप एक वीडियो बनाया था ब्रायोफाइट्स के ऊपर। ये वहाँ पे मैंने आपको सारे फीचर्स के बारे में बताया था ब्रायोफाइट्स के। ब्रायोफाइटा जो है ये ग्रो करता है टेरेस्ट्री गैम सॉइल पे, सीडी प्लेसेस पे, ये सारे हैं, मैं उसको बताने नहीं जा रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ये जो अभी आई का बटन आया इस पर आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं डिटेल में। ओके, वहाँ पे और भी सारी चीज़ें थी। ये था यहाँ पे कैरेक्टर था, मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था ब्रायोफाइटा का कि लिवर वर्ड, हॉर्न वर्ड और मॉसिस में डिफ्रेंशिएट है। और ये क्लासिफिकेशन जीएम स्मिथ का आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें उसी वीडियो का पार्ट है जहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है हेपेटोकॉप्सिडा का जनरल कैरेक्टर, एंथोसीरोटॉप्सिडा का जनरल कैरेक्टर और ब्रायोप्सिडा का जनरल कैरेक्टर। ब्रायोप्सिडा ये जो आपका फ्यूनारिया है ये एक्चुअली ब्रायोप्सिडा का मेंबर है। तो वहाँ पे आप देखेंगे ये इतने सारे कैरेक्टर हैं कि गैमेटोफाइट जो होता है ये डिफ्रेंशिएट रहता है प्रोस्टेट प्रोटो नीमा में, जो और एक इरेक्ट गैमेटोफोर होता है। गैमेटोफाइट जो होता है यहाँ पे फोलियोज होता है, आपको पता है, एक एक्सिस होती है जिसे आप स्टेम बोलते हैं, और लीफ लाइक लेटरल अपेंडेजेस होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे डिस्टिंक्ट मिडरिप होता है। राइजोइड देखिए जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, राइजोइड्स यहाँ पे मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच होते हैं, ऑब्लिक सेप्टा भी उसमें होता है। तो ये सारा चीज़ था। अब वीडियो जरूर देख लीजिएगा वो। तो आप देखते ये इसका कौन सा ऑप्शन सही होता, थर्ड, ब्रांच विथ ऑब्लिक सेक्टम। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। विच प्लांट हैज अ लार्जेस्ट स्पर्म? स्पर्म आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो मेंबर देख लेते हैं। मेंबर आप देखेंगे साइकस है, पाइनस है, फेड्रा है, नीटम है। तो मतलब ये सारे जो बिलोंग करते हैं आपके जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। जिम्नोस्पर्म आप जब पढ़ेंगे वहाँ पे आपको जैसे जिम्नोस्पर्म का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होता है। फिर वहाँ पे गेमेटोफाइट होता है, गेमेटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन होते हैं जैसे एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, और जो स्पर्म है ये एंथ्रीडियम से ही बनता है। तो पूछ रहा है सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्पर्म किस में होता है। तो ये वेल नोन चीज़ है यहाँ पे कि जो आपके साइकैट्स हैं। तो पहली बात ये एक्सप्लेनेशन, जिम्नोस्पर्म से आया हुआ क्वेश्चन है। मेन टॉपिक क्या है, आपको क्या पढ़ना चाहिए था इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट ऑफ साइकस। ठीक है, मेल गेमेटोफाइट में ही आपको पता है स्पर्म बनेगा। तो खास करेक्टर क्या है, जो मेल गैमीट्स होते हैं या जिसे आप स्पर्म सेल्स बोलते हैं, साइकैट्स का जिसका मेंबर है इसमें साइकस दिया हुआ है, वो लार्जेस्ट होते हैं पूरे प्लांट किंगडम में। और उनका साइज जो होता है 300 माइक्रोमीटर होता है, या आप इसे इंच में देखेंगे तो 0.01 इंच, मतलब ये लार्जेस्ट है पूरे प्लांट किंगडम में। तो आपको ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए हमेशा कि साइकैट जो होते हैं उनका जो स्पर्म होता है वो प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा होता है। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन होता साइकस, होता क्या है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। द ट्रांसलोकेशन ऑफ सुगर्स इन एंजियोस्पर्म अकर इन द फॉर्म ऑफ, कह रहा है जो आप एंजियोस्पर्म में जो शुगर बनता है, आपको पता है शुगर कहाँ पे बनता है, फोटोसिंथेसिस के बाद, तो उसका ट्रांसलोकेशन होना होता है। तो ट्रांसलोकेशन ऐसा नहीं होता कि शुगर जो होता है कोई भी शुगर रहेगा वो फ्लोएम, क्यों ट्रांसलोकेशन किससे होता है, फ्लोएम से होता है। तो फ्लोएम में किसी भी टाइप का शुगर होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। अगर आपने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा है, ये प्लांट फिजियोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है, वहाँ पे आपने ट्रांसलोकेशन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि शुगर के कुछ, शुगर जो होता है वो किसी फॉर्म में
ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे यहाँ पे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है। तो जो शुगर होता है इनमें से किसी एक फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है और सारे का यूज़ नहीं किया जाता है। तो चलते हैं हम इससे एक्सप्लेनेशन पे 63 पे। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। मेन टॉपिक है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में आप पढ़ेंगे कि मोस्ट स्पीसीज में सुक्रोज जो होता है वही प्रिंसिपल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, जो ट्रांसलोकेशन जिसका होता है थ्रू आउट द प्लांट बाय द फ्लोएम। तो सुक्रोज सही ऑप्शन होगा। मतलब सुक्रोज के फॉर्म में ही, जैसे आपका ये ग्लूकोज वगैरह सब कुछ दिया है, तो ग्लूकोज वगैरह नहीं, सुक्रोज के फॉर्म में ही जो शुगर्स होते हैं वो प्लांट में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। आपको बताया रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि क्या आप उसमें क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आप क्यों ऐसा होता है, तो रिड्यूसिंग शुगर होता है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। अब जो सारी चीज़ें हैं, ये आप जो ऑप्शन में और सारी चीज़ें दी है ग्लूकोज वगैरह, वो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। जैसे ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, वो वहाँ पे एक्चुअली आप जब उसका आप केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पे एक्सपोज एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है जो अदर केमिकल से रिएक्ट कर सकता है। इसीलिए प्लांट क्या करता है, जब शुगर्स को ट्रांसपोर्ट करता है तो वहाँ पे वो सुक्रोज के फॉर्म में रहता है, और सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे पूछे विच वन इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर और वहाँ पे सुक्रोज हो, मतलब सेम ही क्वेश्चन हो, उसके बदल के भी पूछ सकता है कि विच वन इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो आप सुक्रोज पे ऑप्शन लगाएंगे। सुक्रोज जो होता है ये दूसरे केमिकल से रिएक्ट नहीं करता सेल में, इसीलिए जो प्लांट होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में ही जो होता है सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, तो सुक्रोज हो गया ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन सही होगा 63 का, कौन सा होगा, सुक्रोज। बाकी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज ये सारे रिड्यूसिंग शुगर हैं। ठीक, तो सुक्रोज होगा 64। 64 पे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपेटम इन डेवलपिंग एंथर। तो देखिए एंथर यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पता है एंथर कहाँ पे होता है, फ्लावरिंग प्लांट में। और ये क्वेश्चन इसके एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे तो आप जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं, क्योंकि एंथर तो भाई बाहर आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ है, टैपेटम जो है आप जब एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, मतलब सारा जहाँ पे TSVS दिया रहता है एंथर का, वहीं पे आपको टैपेटम पढ़ने को मिलेगा। पूछ रहा है इस टैपेटम का जो फंक्शन है क्या है, ये एंथर में क्या करता है। ये ऑब्टेन करता है फूड मटेरियल फ्रॉम द माइक्रोस्पोर से, मतलब ये टैपेटम जो होता है फूड मटेरियल खींचता है माइक्रोस्पोर से, या ये डाइजेस्ट करता है सरप्लस माइक्रोस्पोर को, या ये प्रोवाइड करता है फूड मटेरियल टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, या फोर्थ टू गिव प्रोटेक्शन टू द इनर टिश्यू, या ये इनर टिश्यू के एंथर का वॉल जो होता है उसके इनर टिश्यू को प्रोटेक्शन देता है। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, जब आप किसी एंथर का ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो मेनली वहाँ पे 4 लेयर होता है। आउटर मोस्ट लेयर होता है एपिडर्मिस, आपको पता है एपिडर्मिस हर जगह पे होते हैं, उनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना। उसके जस्ट बाद आता है इनर साइड पे एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस का जो रोल है, उसका रोल है कि वो एंथर जो डेहिसेंस होता है उसका, ठीक है, तो उसमें उसका रोल है, क्योंकि इधर उधर अलग अलग जगह पे कहीं पे एंडोडर्मिस कम थिक होता है, कहीं पे ज़्यादा थिक होता है, तो जहाँ पे ये कम थिक वाले पोर्शन होते हैं वहीं से एंथर का डेहिसेंस होता है। ठीक, और फिर बीच में एक मिडिल लेयर आता है, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस एंडोडर्मिस के बाद फिर वो क्या करता है, मिडिल लेयर जो होता है वो यूजली डीजनरेट हो जाते हैं, वो फूड मटेरियल स्टोर करके रखते हैं पर वो यूजली डीजनरेट हो जाते हैं। अब सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है उसको हम टैपेटम बोलते हैं, विच इज द इनर मोस्ट लेयर इन द एंथर वॉल। ये ही क्या करता है आपका, ये जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर होंगे, मतलब जो माइक्रोस्पोर का मतलब जो आगे चल के पॉलन ग्रेन बनेंगे, ठीक है, वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो टैपेटम का क्या रोल हुआ, टू प्रोवाइड फूड मटेरियल टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, बीटी कॉटन इज कोडेड बाय अ जीन नेम्ड। अभी इसी पेपर में हम चलते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये देखिए क्वेश्चन, ये यहाँ पे 65 है, 40, इसी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 40 पे आप जाएंगे, वहाँ पे पूछा गया था कि बीटी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बैचलर थ्रोन जेनेसिस होता है, पर इस क्वेश्चन में आप देखेंगे पूछ रहा है बीटी कॉटन है, बीटी नहीं, बीटी जो टॉक्सिन है, सॉरी, बीटी टॉक्सिन जो है ये किस जीन से कोड किया जाता है, क्राई जीन से, बी टाई जीन से, TBY जीन से, या DTY जीन से। तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो ये आपका बैसिलस थ्रूएनजेनेसिस है, मैंने आपको बोला था कि ये ग्राम पॉजिटिव इंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियम है जो एक प्रकार का क्रिस्टलिन प्रोटीन बनाता है, मतलब इसका जीन। तो
क्या करते हैं, इसके जीन को हम प्लांट में डाल देते हैं तो प्लांट में भी क्रिस्टल प्रोटीन बनने लगता है। और जब कोई लार्वा इसके फोलिएज जो लीव्स होते हैं उनको खाता है तो वहाँ जाके ये प्रॉब्लम करता है और उस लार्वा का डेथ हो जाता है। तो ये जो जीन है, ये कौन सा जीन है जो क्रिस्टलिन प्रोटीन बनाता है? तो हमेशा ध्यान रखिए, क्रिस्टलिन का CRY लिखते हैं हम, तो CRY जीन है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ये जो जीन है क्रिस्टलिन प्रोटीन बनाता है और किससे वो होता है, क्राई, तो क्रिस्टलिन का क्राई आप याद रखिएगा हमेशा। तो आप इसका आंसर क्या देंगे, फर्स्ट क्राई। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग डिफाइंस द सेक्शन ऑफ जीन कोडिंग फॉर अनयूज्ड पीसेस ऑफ आरएनए? कह रहा है इनमें से which of the following defines the section of gene coding for unused pieces of RNA? कह रहा है इनमें से कौन सा इंट्रॉन, सिस्ट्रॉन, एक्सॉन या ट्रांसपोजॉन कौन सा है जो जीन के उस सेक्शन को डिफाइन करता है जो अनयूज्ड पीसेस होते हैं आरएनए का, मतलब जिसको यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है और इससे पहले वाला बायोटेक्नोलॉजी से था, बैचलर्स थ्रू जेनेसिस। वहाँ पे आप जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो पहली बात तो मैं दो अनरिलेटेड टर्म्स को बता दूं। ये जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इंट्रॉन, सिस्ट्रॉन, एक्सॉन, ट्रांसपोजॉन, तो वहाँ पे सिस्ट्रॉन और ट्रांसपोजॉन जो है अनरिलेटेड ऑप्शंस हैं, ये अलग ही है, मतलब इसका क्वेश्चन से मतलब नहीं है। सिस्ट्रॉन का मतलब होता है डीएनए, आपको पता है बहुत लंबा होता है, तो डीएनए का जो भी पार्ट एक फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड बनाने की काबिलियत रखता है उसके हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। और सेकेंड, ट्रांसपोजॉन जो होते हैं ये डीएनए के सीक्वेंसेस ही होते हैं हमारे जीनोम में जो सेल्फ से वो खुद ही एंजाइम बनाते हैं, अपने को कट करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं जीनोम में ही, ठीक है, अपने डीएनए में ही। तो ये तो अनरिलेटेड हो गया। अब बचा हमारा एक्सॉन, इंट्रॉन। तब जब आप डीएनए देखते हैं, जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए का कुछ पार्ट जो आगे चल के प्रोटीन वगैरह बनाएगा उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब सेम उसका कॉपी बनता है, ठीक है, आरएनए, जिसे आप मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, डीएनए जो होता है, जो पार्ट ट्रांसक्राइब किया जाता है उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों पार्ट होते हैं। जो एक्सॉन होता है वो कोडिंग पार्ट होता है, जो इंट्रॉन होते हैं वो नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं। ये जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता है, जो पहला ट्रांसक्रिप्ट आता है उसे हम बोलते हैं इमेच्योर मैसेंजर आरएनए। इमेच्योर मैसेंजर आरएनए का कुछ एंजाइम आती हैं, वो स्प्लाइसिंग करते हैं। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, मैंने आपको बोला ट्रांसक्रिप्शन में जो आता है इसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो रेड वाला है ये एक्सॉन्स हैं और ये जो ग्रीन वाला है इन्हें इंट्रॉन बोलते हैं। इनका पूरा सेगमेंट का ट्रांसक्रिप्शन होता है, जो पहला आता है वो इमेच्योर मैसेंजर आरएनए रहेगा। इसमें आपको दोनों तरीके का देख सकते हैं, एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होते हैं। लेकिन जब उसका स्प्लाइसिंग होता है तब ग्रीन वाले पार्ट निकाल दिए जाते हैं, मतलब इंट्रॉन जो होता है वो निकाल दिए जाते हैं। तो यही है अनयूज। एक्सॉन जो होता है फिर ये मैसेंजर आरएनए में रह जाता है और इंट्रॉन को निकाल दिया जाता है। अब इसी मैसेंजर आरएनए पे आएंगे राइजोम लगेंगे और इसका ट्रांसलेशन करके पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे। तो आपने देखा इस पूरे सीक्वेंस में इंट्रॉन का यूज नहीं है, ठीक है, इंट्रॉन का यूज नहीं है। तब इसका आंसर क्या होगा, विच एमंग द फॉलोइंग डिफाइंस द सेक्शन ऑफ जीन कोडिंग फॉर अनयूज्ड पीसेस ऑफ आरएनए? तो वही इसमें पूछा है कि डीएनए का कौन सा वो पार्ट है जो अनयूज्ड पीसेस बनाता है, तो क्या होगा आपका, इंट्रॉन। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे हम। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन कह रहा है क्या इन्वॉल्व करता है, केवल फोटो सिस्टम 1 या केवल फोटो सिस्टम 2 या या आइदर फोटो सिस्टम फर्स्ट, या मतलब दोनों में से किसी को कर सकता है, या बोथ फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम 2। तो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन आता है प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है, मेन टॉपिक है फोटोसिंथेसिस और उसमें लाइट रिएक्शन है, ठीक है। जब आप पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस आप पढ़ते हैं वो दो मेन प्रोसेस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का क्या कार्य होता है कि वहाँ पे एटीपी बनता है और NADPH बनता है और दोनों का यूज़ किया जाता है कार्बन फिक्सेशन में। कार्बन फिक्सेशन में आप पढ़ते हैं केल्विन साइकिल। तो अगर आपको लाइट रिएक्शंस याद होगी वहाँ पे आप जेड स्कीम पढ़ते हैं, फास्फोरिलेशन पढ़ते हैं, और ये फास्फोरिलेशन क्योंकि फोटोसिंथेसिस वाला है तो इसीलिए इसको फोटो फास्फोरिलेशन करते हैं। तो ADP प्रोडक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड फोटो फास्फोरिलेशन। यहाँ तक ठीक है, आपको पता है जेड स्कीम आपने जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे ATP का प्रोडक्शन होता है। अब ये फास्फोरिलेशन दो टाइप का हो सकता है, एक साइक्लिक, एक नॉन साइक्लिक। देखिए साइक्लिक में क्या होता है,
इट इन्वॉल्व्स ओनली फोटोसिस्टम फर्स्ट। तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो मिल चुका है कि साइक्लिक जो आपका फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है वो केवल एक फोटोसिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें, जो है आपका फोटोसिस्टम फर्स्ट। और यहाँ पे H2O का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, ना तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकलता है, क्योंकि जब पानी से ही आपको पता है जो वाटर है वही आप ब्रेक होके O2 बनाता है। तो जब यहाँ पे H2O का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो O2 भी नहीं बनेगा। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ पे 2 ATP तो बनता है लेकिन NADPH2 नहीं बनता है। और दूसरा है नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक वाले में फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड दोनों का यूज होता है। और आपको याद होगा, अगर आपको पिक्चर पता होगा, फोटो सिस्टम के करीब ही H2O जो होता है वो ब्रेक होता है और वहीं फोटो सिस्टम सेकेंड को ही वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो जब H2O यहाँ पे टूटा है तो इसी का ऑक्सीजन भी निकलता है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन का एवोल्यूशन भी होगा। और ये नॉन साइक्लिक को ही हम जेड स्कीम बोलते हैं। और जेड स्कीम में एक ATP और एक NADPH2 बनता है, दोनों बनता है, ठीक है। तो क्लियर आपका, जब आप जेड स्कीम पढ़ेंगे उसमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, फोटोफॉस्फोरिलेशन दोनों पढ़ेंगे। और एक बात, एक को क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं यही बता दे रहा हूँ। ये जो आपका नॉन साइक्लिक वाला होता है जेड स्कीम जो होता है, ये CMU और जो DCMU केमिकल है इससे सेंसिटिव होता है, ठीक है। मतलब अगर आप दोनों यूज़ करेंगे तब ये जो फॉस्फोरिलेशन है ये नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68 पे। टू लार्जेस्ट फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म आर। यहाँ पे दो फैमिली का ग्रुप दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में है क्यूकरबिटेसी लेगुमिनेसी, दूसरा लेगुमिनेसी ऑर्किडेसी, थर्ड ऑर्किडेसी एंड पोएसी, फोर्थ वन इज पोएसी एंड क्यूकरबिटेसी। आपसे पूछा जा रहा है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा सही कॉम्बिनेशन है दो लार्जेस्ट फैमिलीज का एंजियोस्पर्म का। तो मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा ज़रूर होगा बहुत सारी फैमिलीज़ का। क्यूकरबिटेसी तो बिल्कुल भी नहीं आता है लार्जेस्ट फैमिलीज में। लार्जेस्ट फैमिलीज़ के रेस में कौन कौन से हैं आपके, एस्ट्रेसी है, लेगुमिनेसी है, ऑर्किडेसी है, पोएसी है। पर उस पर मैं आपको बता दूं 68 का ये एंजियोस्पर्म से आया हुआ क्वेश्चन है, मेन टॉपिक प्लांट फैमिलीज है। थ्री लार्जेस्ट फ्लावरिंग प्लांट फैमिली जो होते हैं कंटेनिंग ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज आर sunflower family. First one is Asteraceae which has about 24,000 species. Second one is Orchidaceae with about 20,000 species, and the third one is legume family or pea family which is Fabaceae with 18,000 species. The number one is Asteraceae with 24,000 species. Second one is Orchidaceae 20,000 species, और इसका रेफरेंस है जुड WS एडल, इनका एक पेपर था या बुक है प्लांट सिस्टमेटिक या फाइलोजेनेटिक अप्रोच। तो यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन देना है, फर्स्ट नंबर पे एस्ट्रेसी सबसे लार्जेस्ट फैमिली है, उसके बाद ऑर्किडेसी, फिर आता है फेवेसी। अब आपको इसमें से ऑप्शन देखना है कि किस में एस्ट्रेसी, तो इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो कॉम्बिनेशन सही होगा कौन सा, लेगुमिनेसी और ऑर्किडेसी। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। कह रहा है इंडिया हैज़ बीन आइडेंटिफाइड अ मेगा डाइवर्सिटी सेंटर ड्यू टू इट्स सिग्निफिकेंट स्पीशीज डाइवर्सिटी। इंडिया जो है मेगा डाइवर्स कंट्री के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है क्योंकि यहाँ पे जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। कह रहा है हाउ मेनी कंट्रीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज मेगा डाइवर्स सेंटर इन एडिशन टू इंडिया। अब नंबर पूछ रहा है कि इंडिया के अलावा और कौन कौन से ऐसे देश हैं या मेगा डाइवर्स सेंटर्स हैं जो आइडेंटिफाइड हैं इंडिया के अलावा, इंडिया को छोड़ के। तो 5 है, 7 है, 9 है या 11 है। तो इसके हम एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। तो आपने इकोलॉजी पढ़ा होगा, वहाँ पे मेन टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, वहाँ से आया है। यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन पार्ट है इस मैप में वो मेगा डाइवर्स सेंटर्स है, मतलब यहाँ पे प्लांट की डाइवर्सिटी या एनिमल की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो जो मेगा डाइवर्स कंट्री है ये उन्हें बोला जाता है एनी वन ऑफ अ ग्रुप ऑफ नेशंस दैट हार्बर द मेजॉरिटी ऑफ अर्थ स्पीशीज एंड हाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज। तो पहली बात तो क्या है कि वहाँ पे जो वो पार्ट होगा, जो सेंटर होगा, मेगा डाइवर्स कंट्री हम उनको बोलते हैं या मेगा डाइवर्स सेंटर हम उन्हें बोलते हैं जहाँ पे स्पीसीज का नंबर बहुत हाई रहेगा प्लस एंडेमिक स्पीसीज ज़्यादा रहेंगी। एंडेमिक का मतलब है जो स्पीसीज वहीं कन्फाइंड रहे। जैसे अगर हम बोलें कि इंडिया में कुछ एंडेमिक स्पीसीज हैं प्लांट की, मतलब वो इंडिया के अलावा और दुनिया में कहीं नहीं पाए जाएंगी, तो ऐसे प्लांट को या ऐसे एनिमल को हम एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। तो दो चीज़,
एक तो स्पीसीज़ का नंबर बहुत ज़्यादा रहेगा, सेकंड एंडेमिक स्पीसीज़ का नंबर भी बहुत ज़्यादा रहेगा। अब बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में ऐसे कितने मेगा डाइवर्स सेंटर हैं। तो कुछ ऑथर मानते हैं कि 12 कंट्रीज़ हैं, कुछ मानते हैं 17 कंट्रीज़ हैं। तो अगर 12 कंट्रीज़ की मैं बात करूं, मेक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, जायरे, मेडागास्कर, चाइना, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। और अगर थोड़ा सा बढ़ा दें 17 कर देते हैं, तो इनमें आप और ऐड कर लीजिए जो आपके 5 और होंगे, वो पपुआ न्यू गिनिया, साउथ अफ्रीका, यूएसए, कांगो, फिलीपींस और वेनेजुएला आ गया। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन पे जाएंगे लार्जेस्ट नंबर आपका 11 है, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 12 वाला ही बात किया है इन्होंने, क्योंकि लार्जेस्ट 11 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है 12 और 17 है। तो ये अगर 12 वाला हम लिस्ट लेते हैं तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 11। ओके, अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70 पूछ रहा है द नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल्स इन मार्केंशिया इज। मार्केंशिया जो है आपका, ये भी ब्रायोफाइटा का मेंबर है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा रिक्शिया के साथ में पहले ही आता है, सिंपल ब्रायोफाइट्स हैं ये। अब आपको जब आप वहाँ पे मार्केंशिया का लाइफ साइकिल आप पढ़ते हैं, पूछ रहा है कि नेक कैनाल सेल्स, नेक कैनाल सेल्स कहाँ पे होता है, आर्चिगोनियम में होता है। तो वहीं पे सेक्स ऑर्गन बॉर्न ऑन गेमेटोफाइट, आपको पता है जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो गेमेटोफाइट पे बॉर्न होते हैं। तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम आर्चिगोनियम बोलते हैं। और आर्चिगोनियम जो बनता है ये एक सेल से बनता है, आगे चल के वो आर्चिगोनिया बनाता है। आर्चिगोनिया में आप पढ़ेंगे बाहर का लेयर होता है, ठीक है, वेंटर कैनाल सेल होते हैं, एक एग होता है उसमें। तो ये सारी चीज़ें होती है, उससे आर्चिगोनिया जो है आपका मिल के बना होता है। ठीक है, कौन कौन सा, वेंटर कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल और ऐसा ऐसा होता है। तो लेकिन अगर मैं बात करूँ नंबर की, तो मैंने बुक्स में जहाँ तक पढ़ा है वहाँ पे नंबर में वेरिएशन है, बोलता है कि 4 से 8 नेक कैनाल्स होते हैं मार्केंशिया में। पर यहाँ पे आप देखेंगे 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है। और जो मैंने आंसर की देखा वहाँ पे इसका आंसर 8 दिया है। तो मैंने मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता कि कैसे उन्होंने 8 इसको दिया है, क्योंकि वेरिएशन होता है मार्केंशिया में। मार्केंशिया तो एक जीनस है ना, उसके अंदर बहुत सारी आपके स्पीशीज होगी मार्केंशिया में, मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा और बहुत सारे ऐसे। तो पता नहीं क्यों 8 तो नहीं होता, मैंने वेरिएशन पढ़ा है पर यहाँ पे क्यों दिया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 60 से 70। ये सारे जो भी चीज़ें दिए हैं आप डिटेल में इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए आपको डिटेल में सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। ओके, तो चलता हूँ मैं। आप ये देख रहे थे वीडियो आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरे सारे वीडियोस के पुराने लिंक हैं ऐसे ही लोअर बॉटनी से रिलेटेड, जो आपको बहुत फ़ायदा देंगे, उसे देखिए। चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।